नारायणपुर गांव में दो किसान रहते थे जिनकी किस्मतें बिल्कुल अलग अलग थीं। एक था दिनेश, जिसका भाग्य उससे रूठा हुआ था। वो चाहे कितनी भी मेहनत करे, दुख और हानि ही उसके हिस्से में आती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। दूसरा था महेश, जो समृद्धि और खुशहाली का दूसरा नाम बन चुका था। उसके खेतों में हमेशा सोना उगता था और उसके घर में हर दिन मानो दिवाली होती थी। एक शाम जब दिनेश और उसकी पत्नी अपने खेत में खड़ी लहलहाती फसल को देख रहे थे, उनकी आंखों में चमक थी। साल भर की मेहनत अब रंग ला रही थी। उनका बेटा टीटू, जो अभी छोटा था, उसके भविष्य के सारे सपने इस फसल पर टिके थे। देखो टीटू की माँ, कितनी अच्छी फसल तैयार हो गई है। इसे अब हम कल ही काट लेंगे। मेरी महीनों की मेहनत रंग लाई है। अब लगता है टीटू के सारे सपने पूरे होंगे जो उसने देखे हैं। अरे टीटू के पापा, टीटू के सपने तो पूरे होंगे ही। हमने इतनी मेहनत जो की है। अरे मेरी प्यारी पत्नी, तू भी तो घर की रानी है। इस बार नई साड़ी भी दिलवाऊंगा जो तुम्हारी सहेलियां देखकर जलेंगी। चलो हटो, बड़े वो हो। कल हम सुबह सुबह ही काम शुरू कर देंगे। कतई देर नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल। उनकी रात सुकून और मीठे सपनों से भरी थी, लेकिन उस सुकून को टूटने में देर नहीं लगी। बीच रात में अचानक शोर मचने लगा, जैसे किसी का संसार उजड़ गया हो। गांव के लोग भागते हुए चिल्ला रहे थे। उनके दर्द भरे स्वर पूरे गांव में गूंज रहे थे। अरे अरे, हम सब बर्बाद हो गए भैया। अरे दिनेश भैया, अरे जल्दी बाहर आओ। अरे देखो क्या जुल्म हो गया। हम सब की खड़ी तैयार फसलों में आग लग गई भैया। दिनेश और उसकी पत्नी तुरंत घर से बाहर भागे। दूर से उठते धुएं और आग की लपटों ने उनके दिल को दहला दिया। उनकी आंखों के सामने उनका सपना जलकर राख हो रहा था। इस भयानक दृश्य को देखकर महेश भी बाहर आया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने बस एक नजर डाली और वापस जाकर सो गया, मानो ये आग किसी और के घर लगी हो। अरे महेश को लगता है अपनी फसलों की जरा भी फिक्र नहीं है। उसने तो एक बार देखा तक नहीं। इस बार महेश ने खेती कहाँ जोती है मुखिया जी, जो उसे फिक्र होगी? हैं? मैंने तो उसे खेत में देखा ही नहीं। खेत नहीं जोतते तो फिर इतना पैसा कहां से लेके आता है ये? उसका घर तो रोज नई नई चीजों से भर रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरे वो तो बड़ा दाल का व्यापारी बन गया है। सुना है विदेशी दाल बेचता है, और वो भी कौड़ियों के दाम। लोगों को बेवकूफ बनाकर अमीर बन रहा है। उसे छोड़ो। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अब मेरा क्या होगा। मेरे तो सारे सपने टूट गए। पता नहीं अब बच्चों को कैसे पालूंगा। दिनेश, जो पहले ही भाग्य का मारा था, इस घटना से तो वो और पूरी तरीके से टूट गया। अगले दिन खेत के आगे दिनेश अपनी पत्नी के साथ बैठा दुखी मन से बातें कर रहा था। अरे भाग्यवान, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन भाग्य ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। जब भी कोई उम्मीद जगती है वो टूट जाती है। खेत में फसल खराब हो ही जाती है। याद नहीं, पिछली बार मवेशी बीमार पड़ गए थे। उससे पहले बाढ़ आ गई और कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। अब तो लगता है कि इस रास्ते पर चलना मेरे बस में नहीं है। दिल छोटा मत करिए जी, जैसी प्रभु की मर्जी। हमें विश्वास रखना चाहिए। जब सब जिएंगे तो हम भी जी लेंगे। आप उदास मत हो। अब तो हमारे पास वही एक छोटा सा तालाब बचा है, पर इस बार बरसात भी नहीं होती दिख रही। समझ में नहीं आता कि क्या होगा। इस बार पूरे गांव में मातम हो रहा है, सिर्फ हम ही नहीं है। हिम्मत मत हारो दिनेश। मैंने तुम्हें हमेशा ईमानदार और मेहनती पाया है। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। बस ईमानदारी से लगे रहो, तुम्हारा समय भी आएगा। कब मिलेगा ये फल? मेरे हाथ तो सिर्फ सूखा और नुकसान ही आता है। मैं अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। बच्चों के दुख अब देखे नहीं जाते। आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सब ठीक रहेगा। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। गांव में सूखा पड़ जाता है, फिर सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। गांव वालों, देखो हम सब एक हैं। मैं मुखिया होने के नाते ये तय करता हूं कि हमारे पास जो भी थोड़ा थोड़ा पानी बचा है, हम सब मिलकर इस्तेमाल कर लेंगे, ताकि कोई प्यासा ना रहे।
आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। मेरे तालाब में जो भी थोड़ा बहुत पानी है उसे आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा, जिससे कुछ दिन तक तो राहत रहेगी। ये बात सुनकर गांव वालों को थोड़ी राहत मिलती है। दिनेश, तू हमेशा पागल का पागल ही रहेगा। मतलब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे यही समय है, अच्छा पैसा कमा सकता है। हाँ, अरे तालाब के मालिक तू है तो सबसे पानी के मुंह मांगे पैसे ले, मुंह मांगे। क्यों मुफ्त में दान कर रहा है? नहीं नहीं महेश भाई, खेत सबके जल चुके हैं, पीने को भी पानी नहीं है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। अपनी कमाई के लिए दूसरों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। अब मेरा काम था बताने का, बाकी तुम्हारी इच्छा। समय बीतता है और दिनेश देखता है कि उसके पड़ोसी किसान महेश के घर एक से बढ़कर एक शहरी आराम की चीजें आती हैं। न जाने महेश के घर इतना सामान आता कैसे है, मुझे तो समझ नहीं आता। हाँ जी, वो तो खेत पर कभी जाता भी नहीं दिखता, जरूर कोई और ही धंधा करता होगा। माँ, उनके घर तो टीवी और ठंडे पानी वाला फ्रिज भी है। बच्चे कह रहे थे उसने घर में लाइट भी लगवा ली है। हाँ बेटा, सही कह रहे हो। बाबूजी तो पंखा भी नहीं लगवाते, पर महेश काका के घर पर एसी है, पूरा घर ठंडा रहता है। पता नहीं वो इतने अमीर कैसे हो गए। अरे भला ऐसी कौन सी जादू की छड़ी मिल गई महेश को? पूछता हूं, अगर मुझे भी कुछ ऐसा मिल जाए तो बात बन जाए। पर मैं तो हूं ही बदकिस्मत। क्यों कोसते रहते हो खुद को? बिना मेहनत के पैसे बेईमानी से आता है, समझे? हम मेहनत से रोटी कमाएंगे, चाहे देर से ही सही। बापू, आप भी मेरे लिए टीवी ले आइए ना। हाँ मेरे बच्चे, जरूर लाऊंगा। दिनेश सोचता है कोई बात तो जरूर है, क्योंकि पूरे गांव भर में सिर्फ महेश ही खुशी से था। फिर अगले दिन दिनेश महेश से मिलने जाता है। अरे दिनेश भाई, बाहर क्यों खड़े हो? अरे अंदर आओ ना, ठंडा कोला पिलवाता हूं मित्र। इतनी उदासी क्यों? क्या हुआ, बताओ मुझे। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। महेश भाई क्या बताऊं, जीवन से हार सा गया हूं। मैं बहुत परेशान हूं भाई। खेती में हमेशा नुकसान ही होता है। अब सोच रहा हूं कि कुछ और काम करूं, क्योंकि इस रास्ते पर तो सिर्फ ठोकरें ही मिल रही हैं। हाँ भाई, कुछ दिन पहले मेरा भी यही हाल था। मैंने भी तुम्हारी तरह बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अगर खेती में घाटा हो रहा है तो कोई और काम भी आजमाओ भाई। और हाँ, अगर चाहो तो मेरी तरह तुम भी अमीर बन सकते हो। मेरे पास एक रास्ता है। कैसे? कोई नया तरीका है क्या? अरे एक तरीका है, लेकिन तुम्हें जो है ना, थोड़ा सा समझ रहे हो, चालाक बनना पड़ेगा। हाँ, मेरा एक शहरी दोस्त है जिसने चीन से डुप्लीकेट दाल और बंद गोभी बनाना सीखे। बिना खर्चे के बढ़िया मुनाफा होता है। यहां मैंने भी इस डुप्लीकेट गोभी और दाल का व्यापार शुरू किया है। इससे मैंने बहुत पैसे कमाए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह तरीका सिखा सकता हूं। डुप्लीकेट? ये कैसे हो सकता है? क्या ये नकली खाना है? देखो दिनेश, नकली दाल बनाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। हाँ? अरे ये बस थोड़ी चालाकी की बात है। बस इसमें लागत भी नहीं लगती और मुनाफा 2 गुना होता है। लेकिन ये किया कैसे जाता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं। पहले प्लास्टिक लो और थोड़ा सा स्टार्च ले लो। फिर प्लास्टिक और स्टार्च को एक साथ पिघलाना होता है बस। फिर इसे दाल के दाने के आकार में ढालकर ठंडा कर लेते हैं। ऊपर से हल्की खुशबू और रंग मिलाने से ये बिल्कुल असली दाल जैसे दिखते हैं। इन्हें असली दाल में मिला देने से बता रहा हूं, कोई पहचान भी नहीं सकता, कोई नहीं। लेकिन ये तो लोगों की सेहत के लिए खतरनाक होगा ना? प्लास्टिक खाने से तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। अरे भाई, खतरनाक? भारत में परवाह किसे है? हैं? किसे परवाह है? कुछ परवाह स्वास्थ्य की? अरे लोग स्वाद से खाते हैं और हमें पैसे मिलते हैं भैया। इसी से तो मैंने अपनी दौलत बनाई है। मेरा परिवार सुखी है, यही मेरे लिए काफी है। नहीं भाई, ये तो बेईमानी हुई। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं लोगों की जान से नहीं खेल सकता, चाहे मैं कितना भी गरीब क्यों ना रहूं। बेईमानी? अरे ये जमाना समझदारी का है। जो चालाकी से काम करता है ना, वही सफल होता है। तुम पुराने ख्यालों में जी रहे हो।
अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाती। हाँ भाई। दिनेश ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन अंततः वो गलत रास्ते पर जाने से इनकार कर देता है। दिनेश का बेटा बहुत बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर कहता है कि तुरंत इलाज की जरूरत है, लेकिन दिनेश के पास पैसे नहीं हैं। दिनेश, हमारे बेटे की जान खतरे में है, कुछ इंतजाम करो, हमें कुछ भी करना होगा। मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं। हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। अगर कहो तो मैं महेश का रास्ता अपना लेता हूं, लेकिन फिर मैं खुद को कभी भी अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। मैं ऐसा पाप कैसे करूं? ये क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं महेश भाई, वो लोगों की जान से खेलकर अपने लिए खुशी खरीद रहा है। हमें वो खुशी नहीं चाहिए जो दूसरों को दुख देकर मिले। टीटू की माँ, तुम्हें पता है वो नकली दाल बेचता है। नकली दाल? भला नकली दाल कैसे होंगे? वो बता रहा था कि प्लास्टिक और स्टार्च को एक साथ पिघलाना होता है, फिर इसे दाल के दाने के आकार में ढाल देते हैं और फिर ठंडा कर लेते हैं। ऊपर से फिर हल्की खुशबू और रंग मिलाने से ये बिल्कुल असली दाल के जैसे दिखते हैं। इन्हें असली दाल में मिला देने से वो कह रहा था कि कोई पहचान ही नहीं सकता। हे राम, घोर कलयुग है जी, ये तो सरेआम हत्या जैसा है। नहीं नहीं, ये हमसे कभी न होगा। चाहे टीटू हमें छोड़कर चला जाए, पर ये पाप कभी न करेंगे टीटू के बापू। हमें भगवान पर भरोसा है। तभी महेश फिर से आता है और दिनेश को समझाने की कोशिश करता है। अरे देखो दिनेश, अरे बता रहा हूं, अभी वक्त है। खुद को भगवान मत समझो, समझे? मेरे बचपन के दोस्त हो तुम। हाँ, साथ में स्कूल गए हम। टीटू बेटे की तकलीफ देखी नहीं जाती। अगर तुम मेरी तरह बन जाओ तो तुम्हारे पास भी, बता रहा हूं भाई, पैसा ही पैसा होगा भाई, पैसा ही पैसा। तुम्हारे बेटे को इलाज मिल जाएगा। अरे सोचो, और तुम्हारा परिवार भूखा भी नहीं मरेगा बाकी गांव वालों की तरह, समझे? तुम बस हां कर दो। नहीं नहीं भाई, अपने बेटे को जीवन देने के लिए मैं गांव वालों के साथ धोखा नहीं कर सकता। मेरी आत्मा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी यार। मैं ये पाप नहीं कर सकता। दिनेश का परिवार भूखा रहता है, लेकिन वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता। दिनेश अपने बेटे को नीम का काढ़ा पिलाता है और अपने खेत की शुद्ध सब्जियां खिलाता है। धीरे धीरे उसका बेटा स्वस्थ हो जाता है। देखो दिनेश, भगवान ने हमारी मेहनत और सच्चाई का फल दिया है। हमारा बेटा अब ठीक है। हमारे ईमानदार कर्मों की जीत हुई है। हाँ, सच्चाई और परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते। महेश के लालच का अंत नहीं था। वो नकली दाल और सब्जियां पूरे गांव में बेचता रहा। उसके लालच ने उसे और भी क्रूर बना दिया। उसने गांव वालों से भारी ब्याज पर पैसे उधार देना शुरू कर दिया, और जब वे चुका नहीं पाते तो उनकी जमीन वो हड़प लेता। एक दिन गांव का एक गरीब किसान हरीश उसकी दुकान पर मदद मांगने आया। महेश बाबू, मेरे बच्चे भूखे हैं, थोड़े दाल उधार दे दो महेश बाबू। मैं अगली फसल पर चुका दूंगा आपको, वादा करता हूं। हैं? उधार? हैं? तेरे जैसे कंगालों के लिए मेरी दुकान नहीं है रे। हैं? अगर अपनी जमीन गिरवी रखने को तैयार हो तो कुछ बात बन सकती है। हरीश मजबूरी में अपनी पुश्तैनी जमीन के कागजात महेश को दे देता है। फिर ऐसे करते करते कुछ ही महीनों में महेश ने गांव के कई किसानों की जमीनें हड़प ली। एक दिन महेश की बेटी एक प्रसिद्ध होटल में खाना खाती है, जहां महेश के नकली दाल का इस्तेमाल किया गया था। पापा, ये दाल कुछ अजीब लग रहे हैं, लेकिन स्वाद ठीक है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। थोड़ी देर बाद उसे पेट में दर्द होने लगा। पापा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। पापा, बहुत दर्द हो रहा है पापा। डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि उसके शरीर में जहर फैल गया है, जिससे वो आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गई है। देखिए, ये नकली दालों के कारण हुआ है, जो प्लास्टिक और हानिकारक केमिकल से बने होते हैं। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो ये स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। उसी समय गांव के कई और लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। पुलिस को बुलाया जाता है और जांच शुरू होती है।
पुलिस जांच में खुलासा होता है कि नकली दाल और नकली सब्जियां महेश के गोदाम से सप्लाई की जा रही थी। गांव वाले गुस्से में भर जाते हैं। अरे महेश, अरे तूने हमें जहर खिलाया, जहर! अरे रुक, तुझे इसकी सजा मिलेगी। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझसे गलती हो गई है। अरे मुझे माफ कर दो भाइयों, माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूं। अरे ये कोई गलती नहीं है महेश, ये पाप है, पाप। तुमने अन्न के नाम से खिलवाड़ किया है, खिलवाड़, और सभी गांव वालों के जीवन से भी। इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा। मुखिया जी, आप कुछ करिए, मुझे माफ कर दीजिए। पुलिस महेश को गिरफ्तार कर लेती है। गांव वाले उसके मुंह पर कालिक पोतते हैं और उसे पूरे गांव में घुमाते हैं। महेश, देखा तूने, तेरी बेईमानी ने तेरे ही बेटी को सजा दी है, और अब चल, तुझे जेल में अब सजा भी काटनी होगी। इंस्पेक्टर साहब, इतना जलील तो कर दिया है, अब भी बोल रहा हूं मुझे छोड़ दो, माला माल कर दूंगा तुम्हें, माला माल बता रहा हूं। इतने लोगों के जीवन से खिलवाड़ करके भी मन नहीं भरा हैं? चल, अब तुझे असली पुलिसगिरी दिखाएंगे थाने में, चल। उसके बाद मनोज को जेल हो जाती है और उसकी नकली दाल बनाने वाला कारखाना भी बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद दिनेश खेत में बैठा रो रहा होता है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दिल में एक गहरा दर्द था। उसे लग रहा था कि उसका दुर्भाग्य उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसकी आंखों में ज्ञान और शांति थी, उसके पास आते हैं। बेटा, क्यों रो रहे हो? तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की गंध तुम्हारे खेतों से आ रही है, फिर भी तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? बाबा, मेरी किस्मत ही खराब है, कुछ भी कर लूं कुछ भी नहीं होता। मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी कुछ हासिल नहीं होता, बस नुकसान ही होता जा रहा है। मुझे लगता है अब मुझे हार मान लेनी चाहिए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा, ये तुम्हारा भ्रम है। हर सच्चे कर्म का फल मिलता है। तुम इस सूखे तालाब की मिट्टी अपने खेत में डालो और मेहनत करते रहो। तुम्हारी ईमानदारी और सब्र का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। प्रकृति और ईश्वर दोनों ही ईमानदार लोगों का साथ देते हैं। दूसरी ओर दिनेश और उसका परिवार मेहनत से खेतों में काम कर रहे थे। दिनेश ने अपने सूखे तालाब से उपजाऊ मिट्टी निकालकर उसे अपने खेत में डालने का फैसला किया ताकि उसकी फसल अच्छी हो। जब वो अपने परिवार के साथ मिलकर मिट्टी निकाल रहा था तो उसकी पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, जी आप थोड़ा आराम कर लीजिए, कब तक ऐसे मेहनत करते रहेंगे? हमारे पास अब खाने को भी कुछ नहीं बचा है। मुझे लगता है हमें कुछ और सोचना चाहिए। नहीं भाग्यवान, मैं अब कभी हार नहीं मानूंगा। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है और हम सफल होकर दिखाएंगे। मैं इस मिट्टी से अपने खेतों को फिर से हरा भरा बनाऊंगा। दिनेश थककर मिट्टी के ढेर के बगल में ही सो गया। उसी रात उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। दिनेश, मैं तेरी मेहनत और ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। कल जब तू खुदाई करेगा तो तुझे मेरा शिवलिंग और खजाना मिलेगा। पर याद रख, ये धन केवल तेरे लिए नहीं, पूरे गांव की भलाई के लिए है। अगली सुबह जब उसने मिट्टी हटाई तो सचमुच वही हुआ। धरती से दिव्य शिवलिंग और सोने चांदी का खजाना प्रकट हो गया। दिनेश ने भगवान का आदेश मानते हुए उस धन का उपयोग गांव वालों की सेवा में किया। कुएं बने, तालाब बने, मंदिर बना और गांव में खुशहाली लौट आई। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आपने ये वीडियो पूरी देखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही और भी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको कैसी वीडियो देखनी है इसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं।